हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश को मद्देनज़र रखते हुए यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है जहां तक ऑब्जेक्टिव इंग्लिश का सवाल है। तो आइए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए हुए हम लोग इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो चलिए अच्छा सा ध्यान दीजिए। आपका पहला प्रॉब्लम है कि who composed sweetest love I do not go। कह रहा है कि यह जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वह किसके द्वारा कंपोज किया गया है, लिखा गया है, बनाया गया है। तो याद रखिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है आपका, वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप बेहतर जानते हैं, जॉन डॉन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक का हो जाएगा ए, जॉन डॉन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि जॉन डॉन कंपोज्ड, जॉन डॉन ने कंपोज किया है, लिखा है। क्या लिखा है इस चारों में से? ए में है द सोल्जर, बी में है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, सी में है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और डी में है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, जॉन डॉन साहब का लिखा गया जो कविता है वो है कौन चीज? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जॉन डॉन जो है उसे किस प्रकार का कवि कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मेटाफिजिकल पोएट उनको कहा जाता है। कौन सा? मेटाफिजिकल पोएट। क्लियर है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जॉन डॉन वॉज बॉर्न, जॉन डॉन का जन्म हुआ था इन ब्ला ब्ला एंड डाइड इन ब्ला ब्ला ब्ला। जॉन डॉन का जन्म और मृत्यु कब हुआ था? तो याद रखिएगा, जॉन डॉन का जो है जन्म और उसका मृत्यु जो है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1572 में इनका जन्म हुआ है और 1631 ईस्वी में इनकी मौत हुई है। जॉन डॉन, जिसे कि हम लोग मेटाफिजिकल पोएट के रूप में भी जानते हैं। थोड़ा भी ध्यान रखोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जॉन डॉन इज अ पोएट, जॉन डॉन ब्ला ब्ला पोएट, जॉन डॉन को किस प्रकार का कवि कहा जाता है? जॉन डॉन इज अ पायोनियर ऑफ ब्ला ब्ला पोएट्री। पायोनियर मीन्स मार्गदर्शक, पायोनियर मीन्स मार्गदर्शक। तो याद रखिएगा, जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट्री का मार्गदर्शक कहा जाता है। मेटाफिजिकल क्या होगा आंसर में? मेटाफिजिकल, क्योंकि पोएट्री लिखा ही हुआ है तो आंसर हो जाएगा मेटाफिजिकल। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मेटाफिजिकल पोएट कौन है, तो क्या भरिएगा? जॉन डॉन। और ये भी पूछ सकता है कि जॉन डॉन किस प्रकार के पोएट थे, तो आंसर में लिखिएगा मेटाफिजिकल, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ए में चिल्ड्रंस भी है, बी में वॉर या नेचुरल और सी में रोमांटिक भी है। तो याद रहना चाहिए आपको कि चिल्ड्रंस पोएट के नाम से वाल्टर डिलामेयर जाने जाते हैं, वार पोएट के नाम से रूपर्ट ब्रूक, रोमांटिक पोएट जॉन किट्स और मेटाफिजिकल पोएट जॉन डॉन। क्लियर है। 5वां देखिए, एस्टर नाइट द सन ब्ला 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 हैज बीन टेकन फ्रॉम। कह रहा है यह जो देख रहे हैं आप, ये जो लाइन लिया गया है किसी पंक्ति, ये जो पंक्ति लिया गया है ना, किसी पोएट्री से लिया गया है, कविता से लिया गया है। आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में कि यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस। तो यह लाइन किस पोएट्री का है? तो याद रखना, जब ये यस्टर नाइट मिले तो याद रखना कौन सा होगा आंसर में? बी नंबर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह जो लाइन है यस्टर नाइट द सन, यह किसका लाइन है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज द राइट आंसर। अच्छा से ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा मैं आपको, कोई दिक्कत आपको नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपका, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो और दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी हैज बीन टेकन फ्रॉम। कह रहा है कि यह जो लाइन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो या फिर दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जॉन डॉन साहब के हिसाब से कि वैसे आदमी जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे में विश्वास रखते हैं, वह जुदा होकर भी जुदा नहीं होते हैं। तो यह जो लाइन लिया गया है
आपको यह लाइन है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लाइन है। किसका लाइन है ये? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी नंबर आंसर हो जाएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। 7वां क्वेश्चन कह रहा है आपका, मैं से जूम कर ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हु सेज, किसने कहा, आई शैल मेक स्पीडर जर्नीज, किसने कहा कि मैं तीव्रतर यात्रा करूंगा, सूर्य की अपेक्षा मैं तीव्रतर यात्रा करूंगा। तो याद रखिएगा द पोएट हिमसेल्फ, कभी खुद कहा था, कभी खुद कहे हुए थे जॉन डाउन, द पोएट हिमसेल्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखिए, हु डज नॉट होप दैट द वर्ल्ड कैन शो हिम अ फ्यूचर लव फॉर हिम। कह रहे हैं कि हु डज नॉट होप, कौन उम्मीद नहीं करते हैं दैट की द वर्ल्ड कैन शो, कि दुनिया दिखा सकता है उसे ए फ्यूचर लव फॉर हिम, उसके लिए बहुत ज्यादा प्यार। मतलब क्या, कवि को जितना प्यार उनकी प्रेमिका से मिल रहा था, और प्रेमिका को तो यही लग रहा है कि हमारे जो पोएट साहब हैं, हमारे जो लवर हैं, इसलिए जर्मनी जा रहे हैं क्योंकि उसे वहाँ हमसे भी अच्छा लव मिलने वाला है या मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कवि जो हैं वह ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि जर्मनी की यात्रा पर जाने के बाद जो कॉन्टिनेंटल ट्रिप जो है उसका, उसमें उसे एक उससे भी ज़्यादा अच्छा प्यार मिल जाएगा, उससे भी ज़्यादा प्यार करने वाली लड़की मिल जाएगी। इस उम्मीद से लेखक कभी भी वहाँ जर्मनी नहीं जा रहे होते हैं। तो आंसर क्या होगा? द पोएट। 9वां क्वेश्चन देखिए, द पोएट हिमसेल्फ कंपेयर्स, कभी खुद का तुलना करते हैं किनसे? तो आप बेहतर जानते हो, द सन, कभी सूरज से खुद का तुलना कर रहे हैं। 10वां क्वेश्चन है आपका, जॉन डन इज गोइंग टू जर्मनी, जॉन डन जर्मनी जा रहे हैं, लिविंग हिज वाइफ ब्ला ब्ला बिहाइंड, अपने किसको पीछे छोड़कर, मतलब किसको इंग्लैंड में छोड़कर लेखक जर्मनी जा रहे हैं। तो याद रखिएगा बी लव्ड, बी लवेड या वाइफ, क्या होगा आंसर? इसे हम बी लवेड पढ़ेंगे। लेखक की जो वाइफ थी वह उन्हें अपने साथ नहीं ले जा रहे थे जॉन डॉन, और वो जर्मनी जा रहे थे अपने बी लवेड को इंग्लैंड में छोड़कर। आपका 11वां क्वेश्चन है कि द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फ्यूचर लव फॉर मी इज फ्रॉम, यह जो लाइन है नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फ्यूचर लव फॉर मी, यह किस चैप्टर का लाइन है? तो याद रखिएगा जब ये फ्यूचर लव दिया हो, क्या दिया हो? फ्यूचर लव दिया हो, तो जब जान जाइएगा कि स्वीटेस्ट लव का ये लाइन है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह जो लाइन लिया गया है दैट thou lovest me that's not said that good fortune fall can not destiny में टेक पार्ट ब्ला ब्ला ब्ला, ये भी किसका लाइन है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ही लाइन है। 13 देखिए, दे वे लोग हु कीप अनदर अलाइव इज नेवर पार्टेड बी, कह रहा है कि दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर ब्ला ब्ला ब्ला, तो नेवर क्या होगा? पार्टेड बी, कि जो एक दूसरे में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, एक दूसरे में जिसका आस्था होता है, वह जुदा होकर भी जुदा नहीं होते हैं। क्या होगा आंसर? बी पार्टेड। आगे देखिए अब, हु कंपोज्ड, किसने लिखा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? तो आप बेहतर जानते हैं वाल्ट व्हिटमैन। आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 15 का है आपका कि वाल्ट व्हिटमैन वाज बोर्न इन, तो क्या होगा? उनका जन्म हुआ था 1819 में और उनकी मौत हुई थी 1892 में। काफी आसान क्वेश्चन था ये भी। 16 कह रहा है द पोएट वाल्ट व्हिटमैन, कवि जो वाल्ट व्हिटमैन है, सिंग्स फॉर ब्ला ब्ला ब्ला, कह रहा है वो किसके लिए गा रहे हैं? तो याद रखिएगा वह हिमसेल्फ, मतलब क्या? खुद। हिमसेल्फ मतलब खुद, वह खुद के लिए गीत गा रहे होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 खोजते हैं। तो हिमसेल्फ उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आ रहा है आपका लीव्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ द पोएट्री रिटेन बाय ब्ला ब्ला ब्ला, कह रहा है लीव्स ऑफ ग्रास, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा अच्छा से। लीव्स ऑफ ग्रास जो है वह किसके पोएट्री का कलेक्शन है, संग्रह है? तो क्या हो जाएगा? वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन का जो है पोएट्री, उसी का जो संलग्न है, कलेक्शन है, उसका नाम क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास। उम्मीद करता हूं आप बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे।
थोड़ा भी वीडियो आप स्किप मत करिए प्लीज। व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर, कवि समर में क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या अनुसरण करते हैं? तो याद रखिएगा स्पीयर ऑफ ग्रास, कि स्पीयर मीन्स नुकीला कांटा जो होता है, स्पीयर ऑफ ग्रास घास पर जो स्पीयर होता है वो नुकीला कांटा, उसी को वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। आगे देखिए, हु इज द स्पीकर ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और हु सिंग्स फॉर द सॉन्ग ऑफ लाइफ। कह रहे हैं कि हु इज द स्पीकर, कौन स्पीकर है, वक्ता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का? तो याद होगा आपको पोएट वाल्ट व्हिटमैन, द पोएट हिमसेल्फ भी हो सकता है इसका आंसर, या फिर वाल्ट व्हिटमैन इज द राइट आंसर। आगे देखिए, व्हाट डज द पोएट डू इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कह रहा है यह जो चैप्टर है इस कविता में कवि खुद के लिए क्या करते हैं? तो पता होगा आपको, खुद के लिए गीत गाते हैं। तो सिंग्स, यहाँ इसीलिए सिंग्स क्योंकि कवि हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसीलिए V5 लगा हुआ है। 21 देखिए, हु इज आई इन दिस पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह जो पोएम है इसमें आई का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो याद रखिएगा खुद कवि ने खुद के लिए ही आई का प्रयोग किया है। क्लियर है? आसान आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं फास्ट बोल रहा हूं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद का जश्न मनाता हूं, एंड खुद का गीत गाता हूं। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, यह जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है? तो याद रखिएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह जो लाइन है आपको कविता पूछ देगा परीक्षा में, कि कोई लाइन दे देगा उठा के, बोलेगा किस चैप्टर का लाइन है? तो याद रखिएगा जब ये सेलिब्रेट हो, माई सेल्फ हो, सिंग हो, तो समझिएगा कि चैप्टर नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ही लाइन है वो। 23 देखिए, नाउ आई एम 37 ईयर्स ओल्ड, जब ये 37 ईयर्स ओल्ड का बात हो या परफेक्ट हेल्थ बिगिन का बात हो, तो फिर से आपका आंसर क्या हो जाएगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह पोएट्री का लाइन्स है, इससे भी आपको 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, यह किस चैप्टर का लाइन है? तो फिर से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब दिमाग लगाना, होपिंग टू सीज, कंसंट्रेट करना कि होपिंग टू सीज जो है किस चैप्टर का लाइन है? तो क्या होगा आंसर में? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्लियर है दोस्तों? 25 देखिए, हु सेज दैट एटम ऑफ ब्लड इज सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। किसने कहा था कि एटम ऑफ ब्लड जो है वह सबका जो है ना एक ही जैसा होता है, सारे मनुष्य का? किसने कहा था? तो वाल्ट व्हिटमैन ने कहा था कि जिस तरह का ब्लड मेरे शरीर में है उसी प्रकार का ब्लड हमारे देशवासियों के शरीर में भी है। तो याद रखिएगा क्या होगा आंसर में? वाल्ट व्हिटमैन। आपका 26वां क्वेश्चन कह रहा है, नो द लिव्स ऑफ फॉलिंग फास्ट, नो द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर? तो W.H. ऑडेन। एकदम इजी क्वेश्चन था। अब 27 देखिए, 27 तो और भी आसान है ना। 27 देखते हैं, W.H. ऑडेन वॉज बोर्न इन, W.H. ऑडेन का जन्म कहाँ हुआ था और मौत फिर कहाँ हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था? तो डी हो जाएगा। 1907 में उनका जन्म हुआ और 1973 में उनकी मौत हुई थी। W.H. ऑडेन का जन्म 1907 में और 1973 में उनकी मौत हुई थी। कह रहा है प्रेम्स गो ब्ला ब्ला ऑन, तो याद रखना रोलिंग रोलिंग, बच्चे का जो खिलौना होता है 3 पहिया वाला गाड़ी, इस पोएट्री में क्या हो रहा होता है? वो रोलिंग ऑन हो रहा होता है, गुरक रहा होता है, लुढ़क रहा होता है। तो जब ये प्रेम्स हो तो रोलिंग हो जाएगा आंसर में। 29 देखिए, द व्हिस्परिंग नेबर्स। कह रहा है कि यह जो व्हिस्परिंग नेबर का जो यूज किया गया है नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में, उसका अर्थ क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? मैसेंजर ऑफ डेथ, मौत के सौदागर। क्या हो जाएगा? मैसेंजर ऑफ डेथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक ऑब्जेक्टिव को अच्छे से देखोगे तो ही आपको मार्क्स आएगा। हु इज डम, डम मीन्स गूंगा, डम मीन्स गूंगा। हु इज डम इन द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। कह रहा है कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोएट्री है आपका, उसमें कौन डम है, गूंगा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पर्सन्स, व्यक्ति के बारे में बात हो रहा होता है। सॉरी इसका आंसर ही गलत हो गया। इसका आंसर होगा नाइटिंगेल, जो बुलबुल जो है उनके बारे में बात हो रही होती है
कि जो नाइटिंगेल है ना बुलबुल, वह डम है, गूंगा हो चुका है। 31 देखिए, व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस द ब्ला 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 ब्ला। व्हाइट वाटरफॉल, झरना जो होता है, वाटरफॉल में झरना, कुड ब्लेस द ब्ला ब्ला ब्ला, वह किसको ब्लेस कर रहा होता है, आशीर्वाद दे रहा होता है। ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना, वह किसको आशीर्वाद दे रहा होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेवलर्स। क्या हो जाएगा आंसर? ट्रेवलर्स, जो यात्री होते हैं उसको वो ब्लेस कर रहा होता है, जो अपनी आखिरी यात्रा कर रहे होते हैं, मतलब मौत जिसकी हो रही होती है ना, उसके बारे में बात हो रही है। W.H. ऑर्डेन इज ब्ला ब्ला पोएट, तो याद रखिएगा मॉडर्न पोएट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। W.H. ऑर्डेन साहब जो हैं वह किस प्रकार के पोएट हैं? तो वह मॉडर्न पोएट हैं। कौन पोएट? मॉडर्न पोएट। याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। एंड द नाइटिंगेल इज डम इज ब्ला ब्ला विल नॉट कम, कह रहा है कि एंड नाइटिंगेल इज डम एंड ब्ला ब्ला इज नॉट कम। और नाइटिंगेल क्या है? चुप है, डम है, गूंगा है, और कौन नहीं आने वाला है? तो याद रखिएगा एंजल। एंजल जो है वह नहीं आने वाले हैं। 34 देखिए, W.H. ऑर्डेन वॉन, W.H. ऑर्डेन ने जीता ब्ला ब्ला प्राइज इन 1948, तो याद रखिएगा पुलिट्जर प्राइज। W.H. ऑर्डेन ने 1948 में पुलिट्जर प्राइज जीता था। तो आपको पूछ देगा कि कौन सा प्राइज जीता था, तो क्या मारिएगा? पुलिट्जर प्राइज। फिर पूछ सकता है आपको कब, तो 1948 में W.H. ऑर्डेन ने 1948 में पुलिट्जर प्राइज जीता था। क्लियर है? 35 देख लीजिए, नर्सेज ऑफ द ग्रेव्स आर गॉन, नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन इज फ्रॉम, किस चैप्टर का लाइन है, किस पोएट्री का लाइन है? तो याद रखना नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जब ये नर्सेज का बात हो, नर्सेज का बात हो, तो समझना कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का ही लाइन है। 36 देख लीजिए, एंड नाइटिंगेल इज डम इज फ्रॉम, यह जो नाइटिंगेल इज डम, जो जब ये नाइटिंगेल का बात हो, फिर से वही चैप्टर, किस चैप्टर का लाइन है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में नाइटिंगेल का बार बार बात हो रहा होता है कि वह गूंगा हो जाता है। 37 देखिए, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट ब्ला ब्ला लॉनली ऑन द स्पेयर नीज, कह रहा है। और एक्टिव हैंड्स, और जो भी एक्टिव हैंड है, अभी जो हम जी रहे हैं, तुम्हारा हाथ जो काम कर रहा है, मस्ट ब्ला ब्ला, तो क्या होगा आंसर में? फ्रीज। वह जरूर फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, मतलब वो काम करना बंद कर देगा। लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, अलग अलग घुटनों पर। तो इसमें जो मस्ट दिया गया है, मस्ट के बाद क्या होगा? फ्रीज, कि जब इंसान मर जाता है तो उसका दोनों हाथ अपने घुटना पर होता है और वो हाथ काम करने लायक नहीं रहता है, उसमें जान नहीं रहता है, मानो वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, मरने के बाद ठंडा पड़ जाता है। 38 देखिए, द लाइन द प्रेम्स आर गोल इज रोलिंग ऑन, कौन चैप्टर से है? तो जब ये रोलिंग ऑन हो तो याद रखना नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, प्लीज थोड़ा भी वीडियो को भगाना मत। ओड टू ऑटम इज कंपोज्ड बाय, क्या होगा? जॉन कीट्स, जानते ही हैं, सबसे आसान क्वेश्चन था ये। ओड टू ऑटम किसने लिखा है? तो जॉन कीट्स साहब ने लिखा है। 40 नंबर देखिए, जॉन कीट्स बिलोंग टू ब्रिटेन या लंदन, क्या लिखिएगा? ब्रिटेन या लंदन। 41 देख लीजिए, डॉडर वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर और रोमांटिक पोएट, कह रहा है कौन? बहुत बड़े प्रेमी हैं, किसका? नेचर का, प्रकृति का, या रोमांटिक पोएट कहे जाते हैं। तो पता ही है आपको कि जॉन कीट्स को ही रोमांटिक पोएट कहा जाता है, जॉन डोने को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है, और पीपल्स पोएट कहा जाता है वॉल्ट व्हिटमैन को। क्लियर है? 42 का रहा है आपका, ऑड टू ऑटम इज अ पोएम ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। ऑड टू ऑटम जो है वह किस चीज का कविता है? वर्ड का है कि चिल्ड्रेन का है कि लव का है कि नेचर का? तो याद रखना प्रकृति से रिलेटेड कविता है, वो नेचर का कविता है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। 43 देखिए, डॉडर इज एन ओड, ओड मीन्स गीत, ओड मीन्स गीत। इस चारों में से कौन सा गीत है? तो क्या होगा? ओड टू ऑटम या टू ऑटम गीत है या चैप्टर, ओड टू ऑटम। 44 देखिए, ऑटम इज द क्लोज फ्रेंड, वह जिगरी दोस्त है, मैच्योरिंग ब्ला ब्ला ब्ला। तो याद होगा आपको मैंने पढ़ाया था क्लास में कि ऑटम जो है उस सन का जो है, वो जो मिच्योर जो सन हो गया है,
सूरज जो है उसका क्या है, वो जिगरी दोस्त है, क्लोज फ्रेंड है, किसका, सन का, या बॉसम फ्रेंड भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे आप। 45 देखिए, द फ्रूट री ओपन इन ब्ला 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 ब्ला, कब, रैपेन है, सॉरी रैपेन है, रैपेन पका, कब पकता है, तो ऑटम में, पतझड़ में। फ्रूट जो है रैपेन इन ऑटम, पतझड़ में। द क्लोज फ्रेंड ऑफ ऑटम इज ब्ला ब्ला, ऑटम का क्लोज फ्रेंड कौन है, तो सूरज। ये भी पूछ सकता है सूरज का ऑटम क्लोज फ्रेंड कौन है, तो ऑटम हो जाएगा। ऑटम इज अ मेलो, ऑटम इज अ मेलो ब्ला ब्ला ब्ला, तो पता होगा आपको, फ्रूटफुलनेस, ब्यूटी ऑफ नेचर, बर्ड्स या फ्लावर्स, इसमें से कोई भी इसका आंसर हो सकता है, दे सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। ऑटम जो है पके हुए फलों का मौसम है, प्रकृति के सुंदरता का मौसम है, याद रखिएगा। ऑटम स्टार्ट्स, ऑटम शुरू होती है आफ्टर द डिपैचर ऑफ ब्ला 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 ब्ला, तो समर, गर्मी, समर मीन्स गर्मी, गर्मी के खत्म होते ही समर शुरू हो जाता है, सॉरी ऑटम शुरू हो जाता है। लामिया एंड हैप्रियन आर आल्सो रिटेन बाय ब्ला ब्ला, तो जॉन किट्स, ये जो लामिया है और हैप्रियन है जो है, ये भी जॉन किट्स साहब का ही रचना है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, कर सीजन ऑफ मिस्ट, कुहासों का मौसम है और पके हुए फलों का मौसम है। हैज बीन रिटेन बाय, हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय, किसके द्वारा वर्णन किया गया है, तो जॉन किट्स के द्वारा। जॉन किट्स साहब ही बताते हैं कि यह जो है मौसम, वह किस चीज़ का मौसम है, फ्रूटफुलनेस का मौसम है, मिस्ट का मौसम है, कुहासा का मौसम है, याद रखिएगा, कोहरा का मौसम है। 51 कह रहा है आपका, व्हिच सीजन इनवाइट्स द समर, कौन सा सीजन है, ऋतु है जो इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है समर को, कौन, तो ऑटम। आंसर क्या हो जाएगा, ऑटम, मतलब पतझड़। द एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन स्काई, यह जो है किस चैप्टर का लाइन है, तो टू ऑड टू ऑटम, उसमें पता होगा आपको, जो ट्विटर कर रहा होता है, गैदरिंग स्वेलोज जो होते हैं अबाबिल, वो आकाश में ट्विटर कर रहे होते हैं, चहचहा रहे होते हैं। किस लाइन का चैप्टर है ये, तो ऑड टू ऑटम। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग इज लाइन फ्रॉम, कौन चैप्टर का लाइन है, फिर से ऑड टू ऑटम, क्या होगा आंसर में, ऑड टू ऑटम, किसका लाइन है, तो ऑड टू ऑटम का ही लाइन है, फिर से ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ऑड टू ऑटम। अब देखिए 54 में चलते हैं हम लोग, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज देखिए अच्छा से। जॉन किट्स वॉज बोर्न इन ब्ला ब्ला एंड डेड इन ब्ला ब्ला, तो याद रखिएगा 1795 में उनका जन्म हुआ था और 1821 में इनकी मौत हुई थी। 55 देखिए, डॉट डॉट ट्विटर इन द स्काई दट ऑटम सी सन ब्ला ब्ला, ट्विटर, कौन ट्विटर चाचा रहे हो, ट्विटर में चाचा आना, तो स्वेलोज, स्वेलोज जो है ओपन स्काई में, आकाश में चहचहा रहे होते हैं, तो 55 का आंसर हो जाएगा ए, स्वेलोज। 56 देखिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर यूर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर रिवर, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखिएगा जॉन किट्स, किताब का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर यूर, यह जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा आप। वाल्टर डिलामेयर कंपोज, इस चारों में से वाल्टर डिलामेयर ने कौन चीज कंपोज किया है, तो बी हो जाएगा, एन एपिटैफ। वाल्टर डिलामेयर वाज बोर्न एंड डेड इन, तो याद रखिएगा 1873 में इनका जन्म हुआ और 1956 में इनकी मौत हुई है। इजी जी ऑब्जेक्टिव है। वाल्टर डिलामेयर वाज अ फेमस ब्ला ब्ला ब्ला, तो याद रखिएगा वाल्टर डिलामेयर को चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से जाना जाता है। कौन सा पोएट, तो चिल्ड्रेंस पोएट, पूछ देगा परीक्षा आपको, हु इज कॉल्ड चिल्ड्रेंस पोएट, तो क्या लिखिएगा, वाल्टर डिलामेयर, और ये भी दे देगा वाल्टर डिलामेयर इज अ फेमस, तो क्या लिखिएगा, चिल्ड्रेंस पोएट, क्योंकि वार पोएट रूपर्ट ब्रूक हो गए, रोमांटिक पोएट जॉन किट्स हो गए, क्लियर ना, याद रखिएगा। हु इज लाइंग इन द ग्रेव,
लाइंग मैंने लेटना, ग्रेव मीन्स कब्र में। कब्र में कौन लेटा हुआ है, क्या होगा, ए ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर महिला या औरत। क्लियर है। 61 देखिए, व्हाट इज द परमानेंट, व्हाट इज नॉट परमानेंट, कौन अस्थाई नहीं है, परमानेंट बना अस्थाई, कौन अस्थाई नहीं है, बट लेकिन रेयर इन द वर्ल्ड, लेकिन संसार में दुर्लभ है, कौन, ब्यूटी। कह रहा है कि ब्यूटी जो है सुंदरता, जिसके पीछे न जाने हम लोग लगे रहते हैं, नया नया क्रीम फेयर लवली क्या 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 लगाते रहते हैं ब्यूटी की सुंदरता के लिए। कह रहा है वो परमानेंट चीज नहीं है, अस्थाई चीज नहीं है, उसके पीछे भागने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। आंसर क्या होगा, ब्यूटी। 62 देखिए, इन विच कंट्री, किस देश में, सच ब्यूटीफुल लेडी वॉज नेवर बॉर्न, किस देश में उतना सुंदर औरत फिर से जन्म नहीं ले पाया। तो बेहतर जानते हैं आप, क्लास किए होंगे तो। वेस्ट कंट्री, पश्चिमी देश की सबसे सुंदर औरत कहा गया है उसको, जो कि दोबारा उस कंट्री में ऐसा कोई भी लेडीज नहीं हुआ। 63 देखिए, शी वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वह सबसे अधिक सुंदर औरत थी। और ब्यूटी वेनिसेज कह रहा है, ये सब जो दिया गया है पूरा चीजें, यह किसके द्वारा, किसके एक्सप्रेशन के द्वारा, कौन पोएम से लिया गया है, तो एन एपिटाफ पोएम से लिया गया है। किनके द्वारा, वाल्टर डिला मेयर साहब के द्वारा यह पूरा लाइन, यह कविता लिखा गया है। क्लियर है। अब 64 देखिए, हु सेज, किसने कहा, व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं टूट फूट जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा। तो याद होगा आपको, मैंने बोला था कि कभी जो है अपनी प्रेमिका के बारे में बता रहे होते हैं कि जब तक मैं हूं तुम्हारे गुणगान करूंगा, तुम्हारा ब्यूटी का गुणगान करूंगा, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो तुम्हें याद करने वाला कोई नहीं मिलेगा। द पोएट वाल्टर डिला मेयर हिमसेल्फ। 65 देखिए, हु विल रिमेंबर व्हेन आई क्रम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम, यह जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है, यह जो लाइन है 65 है ना, 65 जी, यह किस चैप्टर का लाइन है, तो याद रखिएगा यह जो लाइन है आपका, वो लाइन है किस चैप्टर से, तो एन एपिटाफ चैप्टर से। एक एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अच्छा से देखिए। द पोएट सेज, कवि कहते हैं कि नो बडी विल ब्ला ब्ला आफ्टर डेथ, कवि कहते हैं कि नो बडी ब्ला ब्ला विल हर आफ्टर डेथ, तो क्या होगा, रिमेंबर, कि द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि नो बडी विल रिमेंबर हर, उसे कोई याद नहीं करेगा आफ्टर हिज डेथ, उसके मौत के बाद। तो याद रखिएगा रिमेंबर हो जाएगा आंसर में। 67 देखिए, हु वॉज लाइट ऑफ स्टेप, किसके पास बहकी बहकी चाल थी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, और दिल किनके पास था, तो ए ब्यूटीफुल लेडी, ओल्ड लेडी, मैड लेडी, अगली लेडी, नहीं नहीं नहीं, क्या होगा, अब ब्यूटीफुल लेडी, यही ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बात हो रही होती है। 68 देखिए, वाल्टर डिला मेयर मेक्स अस अवेयर, वाल्टर डिला मेयर हम लोग को जागरूक बनाते हैं, ऑफ द ब्ला ब्ला ब्ला, तो याद रखिएगा इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन में जो आदमी का जो लाइफ है उसकी दुर्दशा जो है, नहीं मानव का जो दशा है, स्थिति है, उसके बारे में हम लोगों को बताते हैं। मोस्ट वीविया क्वेश्चन है ये 68, याद रखिएगा, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। क्लियर है। 69 देखिए, 69 कह रहा है आपका कि द लाइन आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, तो याद रखना जब ये ब्यूटीफुल लेडी हो, सुंदरता के बारे में बात कर रहा हो, हार्ट के बारे में बात कर रहा हो, लाइट ऑफ स्टेप के बारे में बात कर रहा हो, तो समझिएगा एन एपिटाफ का ही लाइन है वो। डॉट इज एन इंस्क्रिप्शन, डॉट इज शिलालेख है, ऑन द टॉम्ब कब्र पर, इन द मेमोरी ऑफ द डेड, उस मरे हुए आदमी की याद में, तो कौन चीज़ है, तो एन एपिटाफ। एन एपिटाफ जो है एक शिलालेख है, एक सीमेंटेड चीज़ बना हुआ है जिस पर कि यह पोएम लिखा गया है अपनी प्रेमिका की याद में। वेयर डज द लेडीज लाई, लेडी जो है कहाँ लाई है, लेटी हुई है, तो याद रखिएगा ग्रेव यार्ड। ग्रेव यार्ड माना वो जो ग्रेव यार्ड जो है जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है या जलाया जाता है, वहीं पर ग्रेव यार्ड में है। 72 देखिए, द सोल्जर इज कंपोज्ड बाय, एकदम इजी है क्वेश्चन,
द सोल्जर के राइटर कौन है? रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, हु कंपोज द सोल्जर, सीधा उल्टा क्वेश्चन, तो क्या होगा आंसर में कि द सोल्जर जो है किसने लिखा है? तो रूपर्ट ब्रूक साहब ने लिखा है। द सोल्जर इज अ ब्ला 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 ब्ला, तो बी में लिखिएगा सोनेट है ये। जो भी कविता 14 पंक्ति का होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोनेट बोलेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसा कविता जो 14 पंक्ति का हो उसे सोनेट बोलते हैं। और यह जो सोल्जर है वह वॉर पोएम भी है। वॉर पोएम युद्ध से रिलेटेड कविता है। वॉर मीन्स युद्ध होता है। तो याद रखिएगा, जो कविता 14 पंक्ति का होगा उसको बोलना सोनेट। ए सोनेट कॉन्सिस्ट, सोनेट जो कविता होता है वो जुड़ा, कॉन्सिस्ट में जुड़ा होना, वो जुड़ा होता है कितने लाइन से? तो 14 लाइन से। कितने लाइन से? 14 लाइन से वह कविता जुड़ा होता है, जिसको हम लोग सोनेट बोलते हैं। रूपर्ट ब्रूक इज ब्ला ब्ला ब्ला, रूपर्ट जो ब्रूक है वो क्या है? तो वॉर पोएट है। अब बार बार आपको क्लास में मैंने अभ्यास कराया था कि वॉर पोएट के नाम से रूपर्ट ब्रूक जाने जाते हैं। 77 देखिए, ए पल्स इन द इटरनल माइंड ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर्ड इज टेकन फ्रॉम, यह जो लाइन है किस चैप्टर से है? तो याद रखिएगा द सोल्जर, जिसके राइटर कौन है? रूपर्ट ब्रूक। आपको कविता का लाइन भी पूछता है 5 मार्क में, किसी कविता का लाइन उठा लेगा और बोलेगा फिर इसके राइटर कौन है, तो याद रखिएगा अच्छा से। रूपर्ट ब्रूक इज मेड ऑफ द डस्ट, डस्ट मीन्स धूल, कह रहा है कि रूपर्ट ब्रूक जो है, या जो 4 जो ऑप्शन दिया गया आपके पास वह किस धूल से बना हुआ है? तो देखते हैं, इंग्लैंड के, इंडिया की धूल से, कि जापान के धूल से, कि इंग्लैंड से, कि चाइना से। तो याद रखना रूपर्ट ब्रूक एक अपने आप को सोल्जर के रूप में प्रस्तुत कर रहे होते हैं। कहाँ के सोल्जर? तो इंग्लैंड के सोल्जर। 79 देखिए, हाउ मैनी टाइम्स द पोएट यूज्ड इंग्लैंड डायरेक्टली इन द पोएम, कह रहा है कि इस कविता में, द सोल्जर कविता जो है आपका, उसमें इंग्लैंड नाम का वर्ड कितने बार यूज किया गया है कविता में? तो याद रखना 4 बार, 4 टाइम्स। क्या होगा आंसर में? 4 टाइम्स, 4 बार इसका यूज किया गया है। 80 देखिए, देयर इज आइडियलिस्टिक पेट्रोटिज्म इन ब्ला ब्ला ब्ला, क्या होगा आंसर में? द सोल्जर, एक देशभक्ति दिखाया गया है, एक आदर्शवादी देशभक्ति दिखाया गया है। कौन पोएम में? तो द सोल्जर पोएम में। आगे देखिए 81 में, वर्च्यू ऑफ ट्रू सोल्जर हैज बीन शोन बाय, कह रहा है वर्च्यू ऑफ द ट्रू सोल्जर हैज बीन शोन बाय ब्ला ब्ला, तो रूपर्ट ब्रूक हो जाएगा। आगे देखिए 82 देखिए, द रिचर्ड डस्ट रेफर्स टू ब्ला ब्ला ब्ला, कह रहा है कि रिचर्ड डस्ट, और वह जो धनी जो धूल है, रेफर्स टू, कह रहा है किस कंट्री को रेफर करने वाले हैं राइटर? तो द पोएट्स बॉडी। द सोल्जर में जो है, या जो रिच जो डस्ट है, वो किसको रेफर करता है, किसको बताता है? तो पोएट के बॉडी को, शरीर को। इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश वुमन इज फ्रॉम, 21 चैप्टर का लाइन है, तो बी द सोल्जर। यह जो लाइन है, इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश वुमन, यह किस चैप्टर से लिया गया लाइन है? तो जब ये याद रखिएगा, जब ये हार्ट एट पीस दिया हो और इंग्लैंड का नाम दिया गया हो, या अंडर एन इंग्लिश वुमन दिया गया हो, तो याद रखिएगा द सोल्जर का लाइन है ये। 84 देखिए, द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिसरिशियस मेजेरियस ब्ला ब्ला ब्ला, तो किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? वॉर के बारे में, युद्ध के बारे में, आप याद रखिएगा। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन कंपोज्ड बाय, सबसे इजी क्वेश्चन, टी.एस. एलियट। मैकेविटी के राइटर कौन है? टी.एस. एलियट। 86 देखिए, मैकेविटी इज अ ब्ला ब्ला, तो मिस्टीरियस कैट पूछ देगा आपको, चैप्टर का नाम ही है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, तो उसका आंसर हो जाएगा कि मैकेविटी इज मिस्टीरियस कैट। मिस्ट्री मतलब कि रहस्यमयी, कैट मीन्स बिल्ला, रहस्यमयी बिल्ला होता है मैकेविटी। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। टी.एस. एलियट वॉज बोर्न एंड डेड इन, तो इनका जन्म हुआ था 1888 में और मौत हुई थी 1965 में, याद रखिएगा प्लीज। मैकेविटी इज बफलमेंट, मैकेविटी सरदर्द है, किसके लिए?
स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। स्कॉटलैंड यार्ड जो यहाँ पे यूज किया गया है, यहाँ मैकेविटी को पकड़ने के लिए लंदन में पुलिस का जो दल है ना, उसी को कहा गया है स्कॉटलैंड यार्ड, पुलिस का जो दल है। तो याद रखिएगा स्कॉटलैंड यार्ड। 89 का रहा है डॉडर्ड इज अ मास्टर क्रिमिनल और मोनस्टर ऑफ डेप्रेविटी। कौन मास्टर क्रिमिनल है, सातिर अपराधी है, तो क्या होगा मैकियावेली, बिल्ला। 90 का रहा है आपका व्हेन यू थिंक ही इज एज हैप एज स्लीप। जब आप सोचते हो कि वो आधा सोया हुआ है, बट ही इज वाइड अवेक, लेकिन सोच लो कि वो आप जिसके बारे में सोचते हो कि सोया हुआ है बिल्ला के बारे में, लेकिन वो अवेक रहता है, हाफ अवेक, आधा जगह ही रहता है, वाइड अवेक, वो हमेशा जगह ही रहता है। 91 मैकियावेली इज फुल ऑफ ब्ला ब्ला एंड स्वेटी। मैकियावेली किस चीज से भरा होता है, तो याद रखिएगा, देखिए आसान क्वेश्चन है। मैकियावेली जो है डिसीटफुलनेस से भरा होता है, दुष्टता से भरा रहता है मैकियावेली। हु डिस्क्राइब्ड, किसने वर्णन किया मिस्ट्री कैट, मैकियावेली को किसने वर्णन किया है, तो टी.एस. एलियट। क्या होगा, टी.एस. एलियट ने मैकियावेली जो बिल्ला है उसके बारे में वर्णन किया है। द पोएट कॉल्स मैकियावेली, कभी मैकियावेली को बुलाते हैं, कंपेयर करते हैं उनका किनसे, नेपोलियन से। एकदम भी है क्वेश्चन, कहीं आज भी ना आर्ट वाले को पूछ दे कि मैकियावेली जो है, लेखक मैकियावेली का कंपेयर, तुलना किनसे करते हैं, तो दिया रहेगा डेनियल, सोबराज, हिटलर और नेपोलियन। क्या नेपोलियन आंसर हो जाएगा इसका राइट। कभी नेपोलियन से मैकियावेली का तुलना करते हैं। डॉडर्ड इज कॉल्ड हिडन पॉ, डॉडर्ड इज कॉल्ड हिडन पॉ, छुपा हुआ पंजा, एंड ब्रेक्स एवरी लॉ। इस चारों में से कौन छुपा हुआ पंजा जिसे कहा जाता हो और सारे नियम कानून को तोड़ता है, तो कौन, मैकियावेली। याद रखना स्टूडेंट्स। मैकियावेली सेज स्वेज, मैकियावेली हिलाता है हिज हेड, अपने सिर को, अपने हेड को, लाइक अ, तो पता होगा आपको पढ़ाया गया था कि मैकियावेली जो है सांप की तरह अपने सिर को इधर से उधर हिला सकता है, इतना उसमें पावर है। When the police reach, जब पुलिस पहुंचता था सीन ऑफ क्राइम, अपराध वाले स्थल पर, तो क्या होता था, मैकियावेली disappears from there, it is not found there। सही है, ये कड़ा है। जब भी पुलिस वहां पहुंचता था तो मैकियावेली वहां प्रस्तुत नहीं रहता था, भाग जाता था, वहां उपस्थित नहीं रहता था वो। 97 देखिए टी.एस. एलियट रिसीव्ड, टी.एस. एलियट प्राप्त किया द नोबेल प्राइज। टी.एस. एलियट को कौन सा प्राइज मिला, ये भी पूछ सकता है आपको, तो नोबेल प्राइज। कब, तो 1948 में। आप याद रखिएगा 1948 में उसे नोबेल प्राइज मिला था। मुंगोर्जियो एंड ग्रिंडलबाउम, मुंगोर्जियो और ग्रिंडलबाउम आर द नोटोरियस कैट्स दैट आर एजेंट्स ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। कह रहा है कि मुंगोर्जियो और ग्रिंडलबाउम भी एक बिल्ला है, अलग अलग बिल्ला है, लेकिन वह किसका नौकर माना जा रहा है इस कविता में, तो मैकियावेली। कितना भी खतरनाक बिल्ला हो, मुंगोर्जियो हो या ग्रिंडलबाउम हो, वह कहीं न कहीं मैकियावेली जो बिल्ला है उसका एजेंट है, उसका नौकर की तरह है वो, और मैकियावेली है वहां पे बॉस। मैकियावेली इज फाइंड इन ब्ला ब्ला शेप, मैकियावेली जो है किस शेप में है, तो याद रखिएगा फिनाइल शेप। मैकियावेली जो है ना बिल्ला के रूप में एक राक्षस है, फाइंड है, याद रखिएगा। मुंगोर्जियो एंड ग्रिंडलबाउम, ये जो ग्रिंडलबाउम और मुंगोर्जियो है ये इस चैप्टर में क्या है, तो ये भी बिल्ला ही है, कैट्स है। एकदम भी क्वेश्चन है ये कि मुंगोर्जियो और ग्रिंडलबाउम ये दोनों भी बिल्ला ही है, कैट्स ही है। मैकियावेली इज एन, क्या है वो, तो आउटलॉ। क्या, मैकियावेली इज एन आउटलॉ, याद रखिएगा। 102 का रहा है टी.एस. एलियट इज ए ब्ला ब्ला पोएट, तो 12th सेंचुरी। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 102 में बहुत कुछ अच्छा क्वेश्चन है कि टी.एस. एलियट को किस सदी का कवि कहा जाता है, तो याद रखिएगा 20th सेंचुरी। कौन से सदी का, 20th सेंचुरी के कवि कहे जाते हैं टी.एस. एलियट साहब।
फायर हिम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, फायर हिम जो चैप्टर है वो किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो KKN दारूवाला। किसके द्वारा? KKN दारूवाला। KKN दारूवाला का जन्म, KKN दारूवाला इज एन ब्ला ब्ला पोएट। तो इन क्या होगा? इंडो एंग्लिकन, जो कि इंडियन को ही कहा जाता है, इंडियन थे वो। इंडियन का दूसरा नाम क्या होगा? इंडो एंग्लिकन, याद रखिएगा। 1 से 5 कह रहा है KKN दारूवाला वॉज बोर्न इन, कह रहा KKN दारूवाला का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1937 को। इसका आंसर है ए, 1937। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1937। मैं इसको जूम कर ले रहा हूँ आपको अच्छा से दिखाने के लिए। देखिए, दारूवाला वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड। इस बात को ख्याल रखना। किस बात का? कि दारूवाला जो है, देखिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड, इसको आप ध्यान रखोगे कि यह जो दिया गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड दारूवाला को दिया गया है कब? तो 1984। एकदम मोस्ट बीबीए क्वेश्चन कि दारूवाला जो थे वो, दारूवाला अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड कब उन्हें मिला था? 1984 में। क्या मिला था? साहित्य अकेडमी अवार्ड, याद रखिएगा। Whom did दारूवाला सेंड टू फायर? किसे दारूवाला ने आग के हवाले कर दिया? तो हिज फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, अपने पहले नवजात शिशु को उन्होंने आग में जलाया था, आग को आग में हवाले कर दिया था। हु वॉज विद द पोएट? कौन कवि के साथ है? तो हिज फादर। कवि जो है किनके साथ होते हैं? तो अपने पिताजी के साथ बर्निंग घाट पर घूम रहे होते हैं। हु स्वेयर्स टू सेव फायर? कौन स्वेयर लेते हैं, कसम लेते हैं, सेव फायर, आग को बचाने का, फ्रॉम द सीन, पाप से, और फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस का जो पाप किया है, फॉरगेटफुलनेस मतलब भूलने का जो पाप किया है कवि ने, ये आग ने, उससे कवि को कौन बचाना चाहते हैं? तो ए, द पोएट KKN दारूवाला। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हु स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, कि आग ने जो पाप किया उसके बच्चे को नहीं जलाकर ढंग से, आग का जो यह पाप है, आग के इस पाप से उसे कौन बचाएगा? तो द पोएट हिमसेल्फ। क्या नाम है उसका? KKN दारूवाला। द न्यू बॉर्न चाइल्ड या द सन कॉन्साइंड मैंने भेजना, सेंड करना, फ्लेम 5 ब्ला ब्ला ईयर्स एगो। कितने वर्ष पहले लेखक ने अपने पहले बच्चे को आग के आंच के हवाले कर दिया था? तो 20 वर्ष पहले। कब? 20 वर्ष पहले जो है लेखक ने ऐसा किया था। कब? 20 वर्ष पहले लेखक ने ऐसा किया हुआ था, याद रखिएगा। द बर्निंग घाट इरप्टेड फ्रोस्फोरेंस, बर्निंग घाट जो है उससे वह आग की लालिमा आ रही थी, कह रहा है। और देखिए, एज मूनलिट स्कल्ड एलोन born विटनेस टू द फायर डिवोसरी, इट इज़ नेवर फॉरगेटफुल 20 ईयर्स सिंस। यह जो चीज़ें हैं, यह जो हम लाइन देख रहे हैं, किस चैप्टर से का लाइन है? तो फायर हिम का लाइन है। किसका? फायर हिम का, आप याद रखिएगा। द टावर ऑफ साइलेंस इज फॉर ब्ला ब्ला, कह रहा है टावर ऑफ साइलेंस जो है ना, पारसी लोगों का जो धर्म होता है, वहाँ पर जहाँ पे लाश को रखा जाता है, एक शिला पर, एक पत्थर पर, उसको ही बोला जाता है टावर ऑफ साइलेंस। पारसी धर्म के लोगों के लिए बना हुआ है टावर ऑफ साइलेंस। किस धर्म के लिए? तो पारसी धर्म के लिए, याद रखिएगा। हाउ फार वॉज नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, कह रहा है टावर ऑफ साइलेंस जो था, जहाँ पे लाश को रखा जाता था, वह सबसे नज़दीक जो टावर ऑफ साइलेंस था, नियरेस्ट सबसे नज़दीक कहाँ था? कितना किलोमीटर दूर? तो 1000 माइल्स अवे, याद रखिएगा। 1000 माइल्स अवे। लेखक जो है, आपके कवि जो हैं KKN दारूवाला, अपने पहले बच्चे को आग के हवाले इसलिए किए थे क्योंकि उसके बच्चे का जो रखने का जो जगह था लाश को, टावर ऑफ साइलेंस जिसको बोला जाता है पारसी धर्म में, वह 1000 माइल्स दूर था, अवे था। इसीलिए उन्होंने अपने पहले बच्चे को आग के हवाले किया था। द स्पीकर इन फायर हिम में जो वक्ता है, स्पीकर है, बिलोंग टू ब्ला ब्ला रिलीजन, मतलब धर्म,
वह किस धर्म से रिलेटेड है? तो याद रखिएगा सी नंबर, जोरिस्ट्रियन। जोरिस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? पारसी। जोरिस्ट्रियन बोलो या पारसी बोलो, उसी धर्म से वो रिलेटेड थे। द वांडरिंग गोस्ट, और गोस्ट मतलब भूत, भूत जो वांडर कर रहा होता है, घूम रहा होता है। लाइट्स ब्ला ब्ला पासर्स, वह क्या करता है? पासर्स मतलब यात्रियों को, पासर्स बाय का मतलब क्या होता है? यात्री। वो यात्री को क्या करता था? तो प्रिटेंड मीन्स डराता था। जो भी भूत वहाँ होते थे, वंडरिंग भूत, गोस्ट, वह यात्री को वहाँ से डराते थे, याद रखिएगा। केकेएन दारूवाला इज द रिसिपिएंट ऑफ, केकेएन दारूवाला जो थे प्राप्त करता थे, रिसिपिएंट माना प्राप्त करता थे, किस चीज़ का प्राप्त करता थे? तो देखिए, याद रखिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसे नोबेल प्राइज मिला हुआ था। कौन सा प्राइज मिला था उसे? नोबेल प्राइज। देखते हैं, तो याद रखना, साहित्य एकेडमी अवार्ड, कौन सा अवार्ड? केकेएन दारूवाला को साहित्य एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया था, याद रखिएगा। 17 देखिए, केकेएन दारूवाला इज रिसिपिएंट ऑफ साहित्य एकेडमी अवार्ड। साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है केकेएन दारूवाला को कब दिया गया? कब? तो 1984, इस पर याद रखिएगा। द लाइन वी सॉ एम्बर्स लूजिंग देयर रेडनेस इज फ्रॉम, तो किस चैप्टर से लाइन है? ये जो लाइन है किस चैप्टर का है? फायर हिम का, याद रखना, पूछ देगा परीक्षा। द घाट इज लिटर्ड विद ब्ला 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 ब्ला, तो घाट जो है हाफ, घाट जो था ना वो नदी का घाट, वो हाफ बर्न्ट लिम्स से भरा हुआ था। आधा जला हुआ जो लिम्स था, शरीर का पार्ट सब जो था, उसी से वह घाट भरा हुआ था। द स्नेक कंपोज्ड बाय, तो क्या होगा आंसर में? डी। सॉरी, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा? डी.एस. लॉरेंस। डी.एस. लॉरेंस का जन्म 1885 में हुआ है और उनकी मौत 1930 में हुई है। द पोएट डी.एस. लॉरेंस वेंट टू द वेस्टर थ्रू टू ब्ला ब्ला, तो टेक वाटर, या फिर ड्रिंक वाटर भी दे सकते हैं, या क्वेंच हिज थ्रस्ट, या अपना प्यास, क्वेंच मतलब बुझाना, थ्रस्ट मीन्स प्यास, अपने प्यास को बुझाने के लिए वह गए हुए थे वहाँ पर। द स्नेक सिप्ड वाटर एंड लुक्ड एट द स्पीकर, सांप ने पानी पिया और देखा कवि को, कैसे? वैगुअली, मतलब नोट क्लियरली, साफ साफ नहीं देखा। 123 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कवि को सांप ने कैसे देखा, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा से देखा सांप ने उसे, नहीं वैगुअली, अच्छा से नहीं देखा, नोट क्लियरली, साफ साफ नहीं दिखा सांप को। इन सिसिली ब्लैक आर इनोसेंट बट गोल्ड आर वेनोमस, मतलब पॉइजनस, जहरीला होता है। इन सिसिली, सिसिली जो आपका आइलैंड है जहाँ पे हम दौड़ने लगाते हैं सिसिली में, ब्लैक आर इनोसेंट, ब्लैक जो सांप होता है ना उसे निर्दोष माना जाता है, लेकिन जो गोल्ड कलर का सांप होता है वह जहरीला माना जाता है, वेनोमस माना जाता है, पॉइजनस माना जाता है। डी.एस. लॉरेंस विशेष, डी.एस. लॉरेंस इच्छा जताते हैं कि टू टॉक द स्नेक लाइक अ किंग, कि सांप जो एक किंग के रूप में है, एक राजा के रूप में है, वह उससे बात करने का इच्छा जताते हैं। लॉरेंस कंपेयर्ड द स्नेक टू किन्हें? तो याद रखिएगा सी बर्ड, सांप का तुलना वह अल्बाट्रोस नाम के समुद्री पक्षी से करते हैं। किन से? अल्बाट्रोस एक पक्षी है, उसका तुलना सांप से करते हैं कभी। व्हाट डिड लॉरेंस थ्रो, लॉरेंस ने क्या फेंका? तो याद रखिएगा क्लज्मी लॉग, लकड़ी का जो टुकड़ा था उसी से उन्होंने सांप पर वार किया था, फेंका हुआ था। व्हिच ट्री मेंशन्ड, किस ट्री को मेंशन किया गया है, लिखा गया, रखा गया इन द पोएम स्नेक। स्नेक जो पोएम है उसमें किस के ट्री को रखा गया है, कौन ट्री को? तो याद रखना कैरोब ट्री, क्या होगा आंसर में? कैरोब ट्री। वैसे मैंगो ट्री, बनियान ट्री और गोल्डन ट्री भी है, लेकिन आंसर क्या होगा? कैरोब ट्री।
अकॉर्डिंग टू पोएट, पोएट के अनुसार इटना वॉज रिलेटेड टू, इटना जो है, इटना एक वॉल्केनो का नाम है, ज्वालामुखी का नाम है, जो कि सिसिली में है। कहाँ है? सिसिली एक आइलैंड है, जहाँ आपको पढ़ाया था मैंने कि सिसिली जो आइलैंड है उसमें दाव नहीं लगाया जाता है, तो वहीं पर जो ना यह इटना वॉल्केनो जो है वहीं से रिलेटेड है। 130 देखिए, द स्नेक सीम्ड, सांप को मालूम पड़ता है, टू द पोएट लाइक ब्ला ब्ला कर रहा है, द स्नेक सीम टू द पोएट, कवि को सांप कैसा मालूम पड़ता है? तो ए किंग इन एक्साइल, एक मानो एक ऐसा राजा जिसे राजगद्दी से निकाल दिया गया हो, कुछ ऐसा ही महसूस होता है कवि को सांप के बारे में। व्हाट टाइप ऑफ डे वाज व्हेन द पोएट सॉ द स्नेक, दिन कैसा दिन था जब कवि ने सांप को देखा? तो याद रखिएगा काफ़ी हॉट डे था, काफ़ी गर्मी का दिन था, जब सांप दवाल से दवाल जो था मिट्टी का, उस दरार से बाहर आया था, फिसर से बाहर आया था पानी पीने के लिए। Was it cowardice that dared not to kill, क्या यह कायरता था कि I dared not kill to him, कि मैंने सांप को मारने का साहस नहीं किया? यह जो लाइन है, यह लाइन कहाँ का लाइन है? तो द स्नेक चैप्टर का नाम है, स्नेक का याद रखिएगा। एंड स्टूप टू ड्रिंक लिटिल मोर लिफ्टेड हिज हेड, जब ये ड्रिंक दिया हुआ हो लाइन में, पूरा लाइन को अच्छा से पढ़ना, और जब ड्रिंक दिया हो, क्लज में लॉग दिया हो, या ड्रिंकिंग फ्रॉम हिज हेड दिया हो कुछ ऐसा, तो आंसर क्या हो जाएगा उसका? स्नेक, स्नेक चैप्टर का लाइन है वो। इफ यू आर नॉट अफ्रेड, अगर आप भयभीत नहीं हो, यू वुड किल हिम, तो तुम उसे मार दो, इज फ्रॉम, इसके चैप्टर का लाइन है, स्नेक चैप्टर का लाइन है, याद रखिएगा। द पोएट स्टॉप्ड, कवि ने रोक दिया, देयर बिकॉज ही वॉज लाइक अ सेकेंड कमर, तब कवि स्टॉप्ड, कवि रुक गया, देयर वहाँ, बिकॉज क्योंकि ही वॉज लाइक सेकेंड कमर, क्योंकि पानी पीने के लिए जो कवि आए हुए थे, तो उससे पहले तो सांप आया हुआ था, तो कवि तो फर्स्ट कौन हो गया? सांप हो गया ना फर्स्ट वहाँ पर कमर, लेकिन सेकेंड कमर कौन हो गए? वेट करने वाले, वहाँ पे कवि खुद हो गए। माई ग्रैंड मदर हाउस इज रिटेन, ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, टेक योर बेस्ट केयर, और अच्छे से तैयारी करिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। और मैंने पूरे पोएट्री को रखा हूँ, अगर आप इस वीडियो को अच्छा से देखते हो तो आपको 1 मार्क भी छूटने वाला नहीं है परीक्षा में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक योर बेस्ट केयर।